आज हम बात करेंगे पश्चिम एशिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है उसकी, जहां एक युद्ध विराम की खबर के बीच भी गोलियों की आवाज थमी नहीं है। सवाल यही है, अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम हुआ है तो लेबनान की जमीन क्यों अब भी धधक रही है? असल में यह कोई एक सीधा युद्ध नहीं, बल्कि कई परतों में बिखरा हुआ एक टकराव है, जहां हर मोर्चा, हर खिलाड़ी अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल का कहना साफ है, उसके मुताबिक ईरान के साथ हुआ युद्ध विराम एक सीमित समझौता है, जिसका लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह पर कोई असर नहीं पड़ता। इजराइल दावा करता है कि वो हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, हथियारों के नेटवर्क और सैन्य ढांचे को निशाना बना रहा है, ताकि भविष्य के हमलों को रोका जा सके। उसके लिए यह सब सेल्फ डिफेंस और डिटरेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ लेबनान की तस्वीर बिल्कुल अलग है। वहां लोग इसे रणनीति नहीं, बल्कि एक मानवीय त्रासदी के रूप में देख रहे हैं। बेरूत और आसपास के इलाकों में लगातार हमलों ने आम नागरिकों की जिंदगी को हिला दिया है। कई रिहायशी क्षेत्रों में तबाही, बड़ी संख्या में हताहत और हजारों बेघर लोग। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि कई जगह कोई सैन्य ठिकाना था ही नहीं। और इसी बीच हिजबुल्लाह अपनी स्थिति को अलग तरीके से पेश करता है। उसका दावा है कि वो शुरुआत में ईरान के समर्थन में और बाद में इजराइल की कार्रवाई के जवाब में लड़ रहा है। यानी जब हमला हुआ तो ईरान के समर्थन में था। सीजफायर की बात आई तो हिजबुल्लाह थोड़ा डाउन पड़ा, लेकिन फिर इजराइल ने हमला किया और उसकी कार्रवाई को जो जवाब हिजबुल्लाह दे रहा है उसकी बात करता हुआ नजर आ रहा है। वो खुद को लेबनान की सुरक्षा का रक्षक बताता है और कहता है कि वो दक्षिणी लेबनान में इजरायली बढ़त को रोक रहा है। वह ईरान इस पूरे संकट को एक बड़े रणनीतिक खेल की तरह देखता है। ईरान खुद को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का केंद्र मानता है और क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखने के लिए अपने सहयोगी नेटवर्क के जरिए सक्रिय रहता है। तो तस्वीर साफ है, यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि कई स्तरों पर चल रहा संघर्ष है, जहां शांति की हर कोशिश के साथ नए तनाव की परतें जुड़ती जा रही हैं। और सवाल अब भी वही है, क्या इस जटिल समीकरण में कोई स्थायी शांति संभव है, या टकराव ऐसे ही अलग अलग मोर्चों पर चलता रहेगा? यानी युद्ध विराम के बीच जंग, संघर्ष और सीजफायर की तस्वीर, सब कुछ इस वक्त सवालों के घेरे में है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शांति वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी जो है वो दी गई है। ईरान को धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए, अगर ईरान जिंदा है तो सिर्फ बातचीत के लिए। ईरान के पास अब कोई दांव नहीं बचा है, हमारे घातक जहाज लोड हो रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए, ये बयान कब सामने आया, जब सीजफायर की बात हुई है, जहां पर शांति वार्ता की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। उनके प्रतिनिधि इस वक्त दूसरे देश में पहुंच रहे हैं और उस शांति वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप की यह धमकी बहुत कुछ बयां कर रही है। क्या कह रहे वो समझिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ बातचीत के लिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एहसान किया है ईरान पर, सीजफायर की बात करके ईरान पर एहसान किया है और कह रहे हैं कि ईरान जिंदा ही इसलिए है कि बातचीत की जाए, वरना वो ऐसे हमले करते कि ईरान, जो पहले भी वो दोहरा चुके हैं, ईरान नक्शे से ही मिट जाएगा। ईरान के पास अब कोई दांव नहीं बचा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये उसी ईरान को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं
जिससे सीज फायर की बातचीत हुई थी, जिसके हमले के बाद जो गल्फ कंट्रीज हैं वो परेशान नजर आए। और इन सब पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोनी साहब, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर अजिताब सिंह, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ सैयद अली अदनान रिजवी साहब, ईरान मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। अब इससे पहले आशीष सर, हमने बातचीत की, शांति वार्ता की, हमने तस्वीरें दिखाई, हमने बयान बताए किस तरह से एक तरफ शांति वार्ता की बात हो रही है, लेकिन इन सब के बीच बयान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। अब ये जो बयान सामने आया कि इजराइल जिंदा है तो सिर्फ इसलिए कि बातचीत हो सके, इसको कैसे देखेंगे आप? शायद ईरान जिंदा है। हाँ, माफ कीजिएगा, ईरान जिंदा है जी। तो ये आशीष, मेरा जो मैपिंग ऑफ यूएस प्रेसिडेंट है जस्ट फॉर लेजर पीरियड्स, वो रात को जो भी पोस्ट करते हैं मुझे उसमें कुछ समथिंग डिफरेंट दिखता है। वो रात में किसी खास मेंटल कंडीशन में कुछ पोस्ट करते हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है, जिसकी भाषा गड़बड़ होती है, जिसके बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स, कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन इसीलिए मैं बार बार ये रिपीट करता हूं कि उनके नाइट पोस्ट को बहुत सीरियसली लेना नहीं चाहिए। ऑन दी कॉन्ट्ररी, दो मेजर डेवलपमेंट जो अमेरिका की तरफ से हुई है एज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिफोर द टॉक्स स्टार्ट, आज जो टॉक्स शुरू होती है उसमें एक तो उन्होंने शायद कुछ फंड रिलीज किया है साउथ कोरिया और कतार के साथ मिलके फॉर ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए कुछ अमेरिका की तरफ से ओके आई है। ये अभी कंफर्म न्यूज नहीं है, बट ये न्यूज आ रही है कि कुछ फंड रिलीज किए गए हैं, जो कि एक बहुत मेजर स्टेप होगा। और दूसरा कि उन्होंने दो नए पॉइंट्स को भी शायद एक्सेप्ट किया है, जिसमें ईरान ये कहना चाह रहा था कि उनके ऊपर जो उनके एसेट्स फ्रीज हुए हैं ग्लोबली, उनको रिलीज कर दिया जाए और उनके ऊपर लगाए गए सैंक्शंस को हटा दिया जाए। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अमेरिका की तरफ से चल रहे हैं। ट्रंप को थोड़ी देर के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा। जेडी वैंस विल हैव टू टेक चार्ज, क्योंकि उनके इस तरह के ब्लैबरिंग से जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो ट्रस्ट होना चाहिए बिटवीन दी टॉकिंग पार्टीज, वो सिर्फ डिस्टर्ब हो रहा है आशीष, विच इज नॉट अ हेल्दी थिंग। तो जेडी वैंस को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो लीड लें इसमें, ट्रंप की बातों को डिसरिगार्ड करें। ईरान को भी ये समझना पड़ेगा कि लीड पे जेडी वैंस है तो उन्हीं से बात करें, ट्रंप की कही गई बातों का रिकॉग्निशन अभी ना लें। जी आशीष। ठीक है, विकास सबरोल भी हमारे साथ जुड़े हैं। सोनी साहब, आपका रुख करूंगा। ये पूरी तस्वीर किसी से छिपी नहीं कि किस तरह से युद्ध चला और क्या नुकसान किसका हुआ, कौन कहां कौन नहीं कहां खड़ा है, इस पर हम नहीं जाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ सीधा एक सवाल है कि एक तरफ आप शांति वार्ता के लिए पहुंच रहे हैं ऐसी कंट्री में जहां पर खुद वो एक आतंकियों को पनाह देने वाली कंट्री है, दूसरी तरफ हरकतें आपकी क्या है, दावे क्या है, बातचीत क्या है डोनाल्ड ट्रंप के, वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में वो शांति वार्ता सफल होती हुई कैसे समझ में आएगी? वो एक दिखावा नहीं हो गया क्या कि हमने एक पहल की, हमने एक कोशिश की? जय हिंद आशीष जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1922 में अमेरिकी सरकार द्वारा गठित किंग प्लेन कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसमें साफ लिखा था कि यदि इजराइल एक राष्ट्र बनता है तो मिडिल ईस्ट कभी शांति नहीं देखेगा। 104 साल हो गए उस रिपोर्ट को समझते हुए, हमने देखा मिडिल ईस्ट में 104 साल से बिल्कुल शांति नहीं है। लेकिन आज एक ऐतिहासिक मौका है इस्लामाबाद में मिडिल ईस्ट में शांति लाने का, और इसका मुख्य कारण है कि अमेरिका के पास अब कोई और ऑप्शन ही नहीं है बजाय युद्ध विराम के और पूर्ण युद्ध खत्म करने के लिए। इसके लिए मैं आपसे 2-3 मिनट चाहूंगा। 28 फरवरी को जब ये युद्ध शुरू हुआ, 28 फरवरी से 21 मार्च तक ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जो सारे 13 सैनिक अड्डे थे उन्हें बर्बाद कर दिया, और जो 40,000 सैनिक अमेरिका के इन 13 सैनिक अड्डों में तैनात थे वो या किराए के घरों से या होटलों से वर्क फ्रॉम होम करने लग गए। जब यह खबर 4 दिन बाद 25 मार्च सवेरे न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी तो अमेरिका में हाकार मचना शुरू हो गया, और इतना दबाव आया राष्ट्रपति ट्रंप पे कि 28 मार्च से अमेरिकी सड़कों पे करोड़ों लोग उतर आए नो किंग्स रैली प्रदर्शन के अंडर राष्ट्रपति ट्रंप को अपोज करने के लिए। 28 मार्च से ट्रंप ने इनडायरेक्टली बोलना शुरू किया कि मैं
परमाणु हथियार इस्तेमाल करूंगा। डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन वो इनडायरेक्टली कन्वे करते रहे। जब उनको ईरान कोई मौका नहीं दे रहा था युद्ध से ऑफ रैम्प के लिए या युद्ध से फेस सेवर के लिए, तो 7 अप्रैल को शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि आज रात क़यामत की रात है और ईरान की सभ्यता खत्म हो जाएगी। अब 28 मार्च से जब से नो किंग्स रैली शुरू हुई थी, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी जो सत्ता में, उसके कई सांसदों ने एक मुहिम शुरू की कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अमेरिकी संविधान का 25th अमेंडमेंट का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को कुर्सी से हटा देंगे कि वो मानसिक हालत में ठीक नहीं है और खुद राष्ट्रपति बन जाएंगे। जब 7 अप्रैल शाम को राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया कि मैं सभ्यता खत्म कर दूंगा, उसके बाद जेडी वैंस पे बहुत दबाव आया और जब ये खबर ट्रंप के पास पहुंची, 8 सवेरे जब दुनिया सो के उठी तो लग रहा था कि ईरान की सभ्यता खत्म होगी, परमाणु हथियार गिर गए होंगे, लेकिन सारे चकाचौंध रह गए कि ये क्या हुआ, ये तो युद्ध विराम हो गया, क्योंकि ट्रंप को अपनी निजी हार दिख गई वहां पे। 4 अप्रैल को ही फॉक्स न्यूज ने एक अप्रूवल रेटिंग सार्वजनिक की, जिसमें ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अमेरिका के 250 साल के इतिहास में किसी राष्ट्रपति के लिए सबसे न्यूनतम है, सबसे मिनिमम है, वो है -5%। इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप चाहे घरेलू तौर पे, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे पूरी तरह आइसोलेट हो चुके हैं। उनके पास कोई चारा नहीं है बनस्पत इस युद्ध को पूरा खत्म करने के। तो मेरे को लगता है ये जो बातचीत है पाकिस्तान में, ये बहुत सफल होगी। और एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, जो आपका प्रश्न था कि क्या पाकिस्तान जो एक आतंकवाद का गढ़ है, क्या वो यहाँ पे सफल चीज हो पाएगी? देखिए, जब मध्यस्थता होती है तो मध्यस्थता उसी इंसान या उसी देश को के साथ होती है जिन पे दोनों लड़ाई वाली पार्टीज को भरोसा होता है। कुछ साल पहले भारत में एक बड़े व्यापारी खानदान में लड़ाई हुई पैसे के बंटवारे, जब उनके बड़े पिताजी मर गए तो दोनों भाइयों के बीच में सुलह कराने के लिए भारत का एक प्रसिद्ध बैंकर को बुलाया गया। तो वो बैंकर ने दलाली नहीं की, बैंकर ने अपना काम किया, क्योंकि दोनों पक्षों को उस पर भरोसा था। तो हमें मेडिएशन उस तरीके से देखना चाहिए। ठीक है सर, मैं इससे जुड़ा एक सवाल और पूछूंगा आपसे, वापस लौटता, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देता हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा जो है वो देखने को मिला है। ईरान खुद नहीं ढूंढ पा रहा है कि बारूदी माइंस का, हॉर्मुज में बिछाई गई माइंस नहीं ढूंढ पा रहा ईरान। समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाना मुश्किल, अमेरिका यह कहता हुआ नजर आ रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका का यह दावा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो खुद बारूदी माइंस नहीं ढूंढ पा रहा। एक बहुत छोटा सा सवाल है सोडी साहब आपसे, आपने जो बात कही ठीक है, मैं उससे एग्री हो जाता हूं कि दो देश हैं वो एग्री होते हैं कि हम यहां पर जाते हैं और फिर यहां पर मध्यस्थता जो है यही कराएगा, लेकिन जो मध्यस्थता करा रहा है उसमें उस देश की भूमिका यानी इजराइल की जो भूमिका है उससे उस मध्यस्थता वाले की तो बनती नहीं है। तो वो कैसे सही हो गया, वो देश कैसे सही हो गया? बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा सर। आशीष जी, ऐसे इजराइल की ताकत सिर्फ इसलिए कि अमेरिका उसके साथ है। हाँ। जिस दिन अमेरिका ने हाथ हटा दिया इजराइल से, इजराइल कोई भी युद्ध 2 घंटे नहीं लड़ पाएगा। हाँ। वो दिन लद गए जब इजराइल की सेना शक्तिशाली थी। 2015 और 2020 में इजराइल में 2 बड़े रक्षा सुधार हुए, जिनका नाम है गिडियन मल्टी ईयर प्लान 2015 का और नूफा डिफेंस रिफॉर्म 2020 का। इसके बाद इजराइल की सैनिक शक्ति में बहुत कटौती हो गई और इसीलिए पिछले साल जब 12 दिन का युद्ध हुआ ईरान के साथ, ईरान ने इजराइल की राजधानी टेल अवीव को 1/3 बर्बाद कर दिया। नेतन्याहू को दौड़ के जाना पड़ा ट्रंप के पास, पाखंड सा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ। तो इजराइल का कोई वर्चस्व नहीं है, इजराइल की कोई स्टैंडिंग नहीं है। जो अमेरिका कहेगा इजराइल को मानना पड़ेगा। अभी खबर आ रही थी कि अमेरिका ने 14 तारीख को इजराइल और लेबनान के अधिकारियों को बुलाया है अपने स्टेट डिपार्टमेंट वॉशिंगटन में ये शांति वार्ता की बातचीत के। ठीक है, अजिताभ सिंह से ये आप इस बात जो सोडी साहब ने कही उससे आप एग्री रखते हैं कि इजराइल को अमेरिका की जरूरत है, और अगर जरूरत है और मध्यस्थता ऐसा देश करा रहा है जिसकी बनती नहीं है इजराइल से, तो वो मध्यस्थता, वो शांति वार्ता, वो सवालों के घेरे में नहीं रहेगी क्या? जी आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इजराइल तो पाकिस्तान इजराइल को मानता नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अमेरिका के दबाव में ही उसने ये एक्सेप्ट किया है, लेकिन आगे वो कितना एक्सेप्ट करेगा वो समझौते के बिंदुओं पे डिपेंड करता है। जहां तक रही पाकिस्तान की बात, तो निश्चित रूप से इजराइल के एम्बेसडर जो इंडिया में, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान पे तो हम ट्रस्ट ही नहीं करते, वो ट्रस्ट करने लायक ही नहीं है।
नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिए कि इवन अमेरिका की नजर में पाकिस्तान ट्रस्टवर्दी नहीं है। लास्ट टाइम उसके जो राष्ट्रपति विजिट किए थे, सोचिए आज से 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने विजिट किया था, वो भी अर्थक्वेक हुआ था पाकिस्तान में 2005 में, उसमें सहायता के लिए वो आए थे। उसके बाद से कोई राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गया है। इवन वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति की बात करें 2011 में, याद मैं कराना चाहूंगा यहाँ दर्शकों को कि 2011 में ये वही पाकिस्तान है जहां पे ओसामा बिन लादेन को एबोटाबाद में मिलिट्री एकेडमी के बगल में वो रहता था और उसको अमेरिका ने घुस के मार गिराया पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद से कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भी पाकिस्तान नहीं गया। तो 15 साल के बाद ये कोई उपराष्ट्रपति के लेवल का या कह लीजिए सबसे बड़े अधिकारी, अमेरिकन अधिकारी का पाकिस्तान का दौरा हो रहा है। और एक और चीज आप यहाँ देखिए, पाकिस्तान में अमेरिका का कोई एम्बेसडर भी नहीं है। कैसा देश है, अमेरिका की कितनी भरोसा है पाकिस्तान पे, वो दिखाता है कि पिछले 15 साल से कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं गया है, वहां अभी कोई एम्बेसडर भी नहीं है। तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी तो क्वेश्चन मार्क में है, जो आतंकवाद को खुद सपोर्ट करता रहा है, ओसामा बिन लादेन को छिपा के रखा हुआ था। वैसे देश पे ये अमेरिका की थोड़ी मजबूरी इसलिए है कि पाकिस्तान का लोकेशन, ज्योग्राफी जो कह लीजिए, और चूंकि सिया समुदाय वहां है, और मुझे लगता है जो पाकिस्तान अभी चीन के पल्ले में थोड़ा जाने की कोशिश कर रहा था, उससे अमेरिका उसको खींचना चाहता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।